हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने अलग अलग वैरायटी के ऐसे 11 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपको एक ओवरऑल अच्छा अंदाजा आ जाना चाहिए कि लॉज ऑफ मोशन के ऊपर जेई मेंस के कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। द impulse of force imparted by ground to the body is given by। ये आपकी ग्राउंड है, राइट। ये 10 मीटर ऊपर से एक बॉडी फेंकी गई है, फेंकी नहीं गई है, ड्रॉप की गई है, रिलीज की गई है u इक्वल टू 0 के साथ। तो नीचे नीचे आएगी, तो जब ये अबाउट टू इम्पैक्ट है तब इसके पास एक वेलोसिटी रहेगी। इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी बिफोर द कोलिशन, राइट। फिर कोलाइड करके यहाँ पे जस्ट आफ्टर द कोलिशन जो रहेगा उसको बोलेंगे हम वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। फिर ये ऊपर 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 जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम कम होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे कुछ तो सिचुएशन होगा। इम्पल्स ढूंढना है मुझे। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट। तो एफ डेल्टा टी विच इज चेंजिंग मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकालना है हमको। यानी हमको यहाँ पे वी ए एंड वी बी ये निकालने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है, कितने से मोमेंटम कम हुआ, कितने से वेलोसिटी कम हुई। तो वी ए क्या आएगा, राइट। तो यह पहले चलो वी बी निकाल लेते हैं। तो वी बी के लिए मेरे पास यू 0 है, राइट। वी बी निकालनी है। जो डिस्टेंस है एच वो 10 मीटर है और मेरा एक्सेलरेशन जो है वो g है, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यू 0 है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू रूट 2gh ऐसे आएगा। तो v क्या आएगा, रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 10, 20 इंटू 9.8 196। यानी मेरा जो वी बी है बिफोर इम्पैक्ट वाला वो है 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वी ए निकालते हैं। वी ए के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। यहाँ पे वी 0 होगा, इसको यू जो है ये निकालना है। एक्सेलरेशन आपका जी होगा नीचे की तरफ, राइट। और ये हाइट 5 है। तो अगर मैं सिमिलर चीज करूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, राइट। ये माइनस 2gh हो जाएगा। तो माइनस यू स्क्वायर इज माइनस 2gh। आपका u जो आएगा वो रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू 5 यानी रूट 98, यानी आपका 7 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गई आपकी v आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिशन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चलो इम्पल्स ही देखते हैं। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, मास क्या है 100 ग्राम यानी 0.1 kg इंटू वेलोसिटीज का डिफरेंस क्या आएगा। देखो एक वेलोसिटी नीचे जा रही है जस्ट बिफोर कोलिशन और एक ऊपर आ रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अगर आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ी है, ये वाली डायरेक्शन निगेटिव पकड़ी है, राइट। तो आपको दिस वी बी, राइट, माइनस वी ए होगा ये। तो वी बी प्लस वी ए होगा ये, राइट। तो वी बी आपका आता है 7 रूट 2, राइट। 7 रूट 2 माइनस 14। तो ये आ गया आपका 0.1 इंटू 7 रूट 2 प्लस 14, राइट। तो 7 रूट 2 14, ये 23 वाला ऑप्शन हो गया। और 0.1 से मल्टीप्लीकेशन इज डिवीजन बाय 10। तो आपका 2.39 केजी मीटर पर सेकंड होगा आपका ऑप्शन 4। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 masses m equal to 100 kg, m1 equal to 10 kg, m2 equal to 20 kg are arranged in a system as shown in figure. All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that m2 moves, mass m2 moves upwards with acceleration 2 meter per second square. आप F की वैल्यू बताओ। ये वाली वैल्यू मुझे पूछी गई है और मुझे बोला है कि ये वाला मास m2 20 kg वाला ये जो है ये a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है।
तो तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाता हूँ और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो 20 केजी से शुरुआत करते हैं। देखो 20 केजी के लिए क्या है, जब आप इसको एफ से पुश करोगे 100 केजी को तो ये एक्सेलरेट होगा, राइट। ये एक्सेलरेट होने की वजह से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये 20 केजी इसको आके चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये एक दूसरे पे, ये इसके ऊपर अगर एन डाल रहा है तो ये इसके ऊपर एन डालेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन के बीच में आ जाएगा। तो ये फोर्स मिस नहीं करना है। तो 20 केजी का निकाल लेता हूं मैं। 20 केजी mg आएगा नीचे, है ना, तो 20g नीचे की तरफ आएगा। एक्सेलरेशन हमको बोल के रखा है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर के तरफ है, और ऊपर के तरफ टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा, राइट। एक हॉरिजेंटल जो है 100 केजी वाला, इसको ऐसा n नॉर्मल रिएक्शन से पुश करेगा, और कुछ नहीं है, इतना ही है, राइट। इतना आएगा उसके ऊपर। तो चलो वर्टिकल में लगा लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो t माइनस 20g इज इक्वल टू, इसका मास है 20 ma, a इज 2, 20g 240, t आ गया मेरा 240 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं 20 केजी वाला क्या बोलता है। 20 केजी में n अकेला है, देयर इज नथिंग, राइट, सो दैट इज इक्वल टू ma, राइट। हाँ, ये इस तरफ 20 केजी वाला इस तरफ भी एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों साथ में एक्सेलरेट हो रहे हैं, राइट। मान लो इसका एक्सेलरेशन 100 केजी का a1 है, तो ये भी a1 से जाएगा, दोनों कांटेक्ट में है, साथ में जा रहे हैं, है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 20a1। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, तो राइट, ये a1 से जा रहा है, तो n इक्वल टू 20a1, राइट। तो ठीक है, अभी मैं लेता हूँ 100 केजी वाले ब्लॉक को। अभी 100 केजी वाले ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है, ठीक है। एक तो F लग रहा है जो हमको निकालना है, राइट। अब ये अगर उसके ऊपर n डालेगा तो ये भी डालेगा, तो इसके ऊपर एक छोटा वाला ब्लॉक 20 केजी वाला ब्लॉक इसके ऊपर n डाल रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में एक ये है, एक ये है। हाँ, ये देखो, ये पुली इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पुली उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी उसी का पार्ट है, राइट। तो ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, राइट, ये पुली एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमको इस टेंशन की तरफ और इधर ये वाला, तो इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब 100 केजी के लिए मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और हमारे काम का भी उतना नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में फिर ये टी भी है एक, है ना, ये टी भी है एक टी भी है, ठीक है। और ये a1 से एक्सेलरेट कर रहा है इस तरह। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, इसका आएगा F माइनस n प्लस टी इज इक्वल टू 100a1, ऐसा आएगा। F इक्वल टू ma, मुझे ये पता है, t पता है 240, है ना, n 20a1 पता है, तो चलो F माइनस 20a1, n 20a1 पता है और ये 240 पता है, 100a1 कर दिया मैंने, तो F माइनस 20a1 माइनस 240 इज इक्वल टू 100a1। तो जो मेरा F आएगा वो आएगा 240 प्लस 120a1। ये है अपना a1 निकालना है, अभी हो जाएगा काम, है ना। अब a1 निकालने के लिए मैं ये 10 केजी वाले इसको लेता हूँ, अभी मैं इसको लेता हूँ। वर्टिकल में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल देखता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, एक तो टी है ये वाला, है ना, एक तो टी है। देखो अभी इसका जो एक्सेलरेशन है, मेरे को पता है कि अगर मैंने ये 100 केजी वाले ब्लॉक को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, यहां से देखा, तो मुझे ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाते हुए दिखेगा, क्योंकि देखो ये 2 से जा रहा है, दोनों कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है, दोनों कनेक्टेड है,
तो दोनों एक स्ट्रिंग है, टाइट है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो 2 मीटर, सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस गाय रिलेटिव टू 100 kgs दो। और एक रीजन है, ये मेन रीजन ये है कि अगर आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे 100 kg वाले को, तो आप सूडो फोर्स लगाओगे, उसमें A1 आएगा आपके इक्वेशन में, है ना, A1 आएगा आपके इक्वेशन में, 10A1 इस तरफ एक फोर्स लगाओगे तो A1 का T का इक्वेशन मिलके आपका इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला लेना है 100 kg का ब्लॉक। जब आप 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस 100 kg वाला ब्लॉक लिया है, ताकि अपना सूडो फोर्स यहाँ पे A1 आपका आ जाए इक्वेशन में, है ना। तो ठीक है, ऐसा है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा फिर, 10A1 सूडो फोर्स इस तरफ, मैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस टी इज इक्वल टू 10 उसका मास और 2 उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मुझे अभी 10A1 मिल जाएगा। 10A1 क्या है, 20 प्लस टी, 240, 260 हो गया। तो मेरा 10A1 जो है वो कितना आ गया, 260। मेरा A1 कितना आ जाएगा, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अभी F यहाँ पे अगर 26 रख दूं A1 में तो कितना आएगा, 240 प्लस 120 इंटू 26। इसको सॉल्व करना है मुझे अभी, है ना। तो 26 12 कितना आएगा, 12 6 72, 12 2 24, 2 11 3, 3120 प्लस 240 करने हैं अपने को, तो 0633 3360 आपका ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर विथ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f applied to it at an angle of theta as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction mu k है, ब्लॉक्स एक्सेलरेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो ये f ऐसा है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, इस तरफ टेंडेंसी टू मूव है, मूव क्या इसके इसमें तो एक्सेलरेशन है, मूव है, तो मेरा फोर्स इधर इधर रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और इस तरफ इसका अगर कंपोनेंट निकालू मैं तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, राइट। इस तरफ का कंपोनेंट क्या आएगा, इसका एफ साइन थीटा आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा होगा, राइट। इसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है mg से। ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, ऐसे सब है, ठीक है। और ये एक्सेलरेट हो रहा है किससे, ए से, जो कि हमको ढूंढना है, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, इसका मास ये ऐसा रहेगा हॉरिजॉन्टल इसमें, राइट। फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, म्यू एन। इधर एन क्या रहेगा, एन के लिए मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन लगा देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, नेट फोर्स 0 आना चाहिए, मतलब अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब एन प्लस एफ साइन थीटा दोनों मिला के होना चाहिए mg, राइट। तो एन जो है मेरा mg माइनस एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। तो एफ कितना आएगा, mg म्यू एंड देन ब्रैकेट में n लिख देता हूँ, mg माइनस एफ साइन थीटा, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एफ की जगह क्या लिखूं मैं अभी, म्यू एम जी, और माइनस माइनस प्लस म्यू एफ साइन थीटा, राइट। अच्छा, म्यू के वैसे भी कॉमन ही है ऑप्शंस में, तो म्यू के बाहर ही छोड़ते हैं हम, है ना। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो म्यू इज म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट। तो अपॉन एम, है ना, अपॉन एम,
ये होगा अपना आंसर। बस इसको थोड़ा सा अभी रीअरेंज करना है करेक्ट इसमें। तो f अपॉन m, राइट। तो f अपॉन m के लिए f कॉमन अगर निकालता हूं मैं, राइट, सारे ऑप्शंस में f अपॉन m है तो निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, f अपॉन m कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा, cos थीटा, यहाँ क्या बचा, म्यू के, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी m से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही निकालते हैं। सो f अपॉन m कॉस, ये m से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो f अपॉन m कॉस थीटा आ गया माइनस म्यू के, ए एम कट गया तो g आया सिर्फ, और यहाँ पे आएगा माइनस f अपॉन m साइन थीटा, राइट। तो आपका ऑप्शन सी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, यहाँ से ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया है along AB, along its surface with a velocity just sufficient to carry it to point B, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे एक u कुछ तो था, राइट, एक नॉन जीरो u था, यहाँ पे 0 बन गया। हाइट 10 है इसकी, यहाँ पे आफ्टर रीचिंग पॉइंट B स्लाइड करता है डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन BC, टाइम इट टेक्स टू रीच द पॉइंट C फ्रॉम द पॉइंट A इज t √2 + 1, तो वैल्यू ऑफ t बताओ एंड टोटल टाइम निकालो, ए से बी जाने को और बी से सी जाने को, टोटल जर्नी का टाइम निकालो और उसको कंपेयर करो उसके साथ। ठीक है, ठीक है। तो पहला ए बी का मोशन कंसीडर करते हैं। तो नीचे उसका कुछ तो नॉन जीरो यू है और 0 हो जाए तो डिसेलरेट कौन कर रहा है, जी साइन थीटा डिसेलरेट कर रहा है, राइट। जी साइन थीटा डिसेलरेट कर रहा है यू को और यहाँ पे 0 बन रहा है, तो मेरे को यू मिल जाना चाहिए, राइट। जी साइन थीटा, यानी एक्सेलरेशन पता है, v पता है, ये डिस्टेंस पता है क्या आपको, हाँ ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस मान लो L1 है, तो L1 कितना आएगा, आप ये ले लो, साइन 45 इज इक्वल टू 10 अपॉन L1 होगा, तो L1 क्या होगा, 10 अपॉन साइन 45, ये यानी 10√2 होगा ये L1। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये 10√2 है, राइट। तो मेरे को L1 पता है तो U मिल जाएगा, राइट। कैसे, v² - u² इज इक्वल टू 2as, राइट। v 0 है, U मुझे पता नहीं, मिल जाएगा अभी। a डिसेलरेटिंग है, ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे निगेटिव लेना पड़ेगा, तो g साइन थीटा जी साइन 45 g अपॉन √2, तो माइनस g अपॉन √2 आएगा ये, और s क्या है 10√2, तो ये गया ये गया, राइट, माइनस माइनस भी गया, तो u² जो है वो 20g हो गया, राइट। u जो आएगा वो √20g आएगा, ठीक है। अब मेरे को t1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, v u a सब है, तो v इज इक्वल टू u + at यूज करूंगा मैं, तो 0 इज इक्वल टू √20g u, राइट। a को माइनस g अपॉन √2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू t1 पकड़ लो, ठीक है, राइट। ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, राइट। तो t1 क्या आएगा, g अपॉन √2 t1 इधर लेके गया इस √20g, ऐसे कुछ तो आएगा, है ना, ऐसे कुछ तो आएगा। तो मेरा जो t1 आएगा वो आएगा √20g इंटू √2/g, ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी t2 की तरफ ध्यान देते हैं। t2 इस मोशन के लिए, राइट, u 0 हो जाएगा, ये वाला भी इसका u, राइट, और ये जो लेंथ आएगी वो सिमिलरली हम फाइंड करेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन दिस लेंथ, तो 20 आ जाएगा ये, राइट, 20 मीटर आ जाएगा ये, और अब भी पता है, u पता है, डिस्टेंस पता है, तो ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू हाफ ut + हाफ at² यूज करूंगा मैं। दूसरा मोशन BC के लिए यूज कर रहा हूं, तो s जो है वो 20 है, u 0 है, हाफ, g कितना आएगा, राइट। अगर ये स्लाइड होता है तो ये g साइन 30 होगा,
राइट, साइन 30 हाफ g/2, राइट। तो ये आपका a जो है ना वो g/2 होगा अलोंग द मोशन पॉजिटिव, और ये t2 का स्क्वायर पकड़ लो आप, राइट। तो g अगर 10 लिया मैंने, राइट, तो ये 10 और 20 बचे कितने, 2, 2 बचे, और ये 2 4 2 8, t2 का जो स्क्वायर है वो 8 आएगा, और t2 जो है मेरा √8 आ जाएगा। ये t2 आ गया, और t1 को g10 रख ही लेते हैं। सो t1 के लिए मैंने g में अगर 10 रखा तो कितना आएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 और √2, राइट। तो रूट के अंदर हो गया 400, यानी रूट बाहर करेंगे तो 20, और ये 10, तो ये 2 हो गया t1। तो t1 प्लस इस t2 को जो ना है मैं 2√2 लिख सकता हूँ, है ना, √8 को 2 लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम जो है वो t1 प्लस t2 होगा, वो आएगा 2 प्लस 2√2, राइट। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 1 प्लस √2। अभी इसको इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपका t कितना आएगा, 2। तो आपका t जो है वो 2 है सेकंड्स, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be minimum value of force P such that the block does not move downwards? Block does not move, रेस्ट पे है, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो वाले कंडीशन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 kg का इधर रखा है इंक्लाइंड प्लेन में, तो एक फोर्स तो इसको लगेगा mg sin थीटा, mg sin 45 इस तरफ, ठीक है। 3 न्यूटन का एक्स्ट्रा लगाया है अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। और P कितना होना चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स P भी लगाया है, और इस तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि mg sin थीटा नीचे की तरफ लेके जाएगा, राइट। ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड मूव होने वाला है, लेकिन P प्लस फ्रिक्शन मिलके उसको ये है, राइट। तो अगर वो डाउनवर्ड मूव इंटेंडेड मोशन है तो आपका फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ये मेन थिंग है। डज नॉट मूव डाउनवर्ड, प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी है, उसको रोको, फ्रिक्शन अपवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो, या फिर ऐसा देखो, P मैंने लगाया नहीं, एंड में P लगाऊंगा, व्हाट दैट इज द एंड में लगाऊंगा ना, ताकि वो डाउनवर्ड ना हो। तो P लगाने के पहले वो डाउनवर्ड हो रहा था तो फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा, राइट। दैट वे आल्सो यू कैन थिंक व्हाई फ्रिक्शन इज अपवर्ड, ठीक है। तो अभी अभी एक्सेलरेशन है नहीं, राइट, मतलब टोटल फोर्स 0 है, एफ नेट 0 है, एफ नेट अगर 0 है तो टोटल अप फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउन फोर्सेस। इसका मतलब मेरा mg sin 45 प्लस 3 न्यूटन शुड बी इक्वल टू P प्लस फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या लूं मैं, मुझे लेना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू, राइट, क्योंकि अदरवाइज P की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, राइट। मेरा P मिनिमम वैल्यू है, यानी पूरा का पूरा फ्रिक्शन यूटिलाइज होने के बाद जो मिनिमम फोर्स लगना है वो, तो मुझे ये इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो लेनी पड़ेगी। FL क्या होता है, म्यू n। इस केस में n क्या होगा, इस तरफ लगेगा मेरा mg cos 45, और इस तरफ लगेगा n। परपेंडिकुलर टू प्लेन कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, इस हिसाब से मेरा n जो है वो होगा mg cos 45। तो ये है अपना, यहां से मिल जाएगा अपना आंसर। सो mg sin 45 प्लस 3 इज इक्वल टू P प्लस म्यू mg cos 45। तो P क्या आएगा फिर, P आएगा mg sin 45, m कितना है 10, g 10 यानी 100, sin 45 1/√2, तो 100 अपॉन √2, P इज इक्वल टू 100 अपॉन √2 माइनस ये वाला म्यू क्या है 0.6 इंटू mg cos 45 भी 100 अपॉन √2 ही आएगा। ये 2 का 3 कैसे हो गया, राइट, और प्लस 3, ऐसा ये सिचुएशन है अपनी, राइट। तो 100 अपॉन √2 अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 0.6 यानी 0.4
इंटू 100 अपॉन √2 प्लस 3, ये सिचुएशन है। यानी 40 अपॉन √2 प्लस 3। अब 40 अपॉन √2 प्लस 3, ये कौन सा इनमें से वैल्यू है? 40 अपॉन √2 क्या लेते हैं? 1.414। तो मैं अभी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है ना। 25 और 23 थोड़ा पास में है, बट ठीक है, देखते हैं। तो 342 हो जाएगा। 1.414 अगर लिया तो 342 हो जाएगा। तो 3 नहीं, सो 2, 28, 1 को छोड़ दो अभी, 28 बचे 12, है ना, 120। तो 14 इंटू 10 अगर करेंगे तो 40 हो जाएगा, 9 करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 8, 8 और पॉइंट, राइट, कुछ तो आ जाएगा। प्लस 3 अगर करेंगे तो आई थिंक वी आर गोइंग ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 न्यूटन पर मीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। इफ द ब्लॉक मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, with constant angular velocity 5 rad per second about a, then tension in the spring क्या रहेगा? राइट, आपने एक स्प्रिंग लिया है, राइट। अब ये स्प्रिंग के एक एंड पे आपने जोड़ दिया है 100 ग्राम का मास, राइट, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, स्मूथ सरफेस पे ऐसा अबाउट दिस एक्सिस आपने किया है रोटेट, ओमेगा इक्वल टू 5 के साथ। ये ऐसा रोटेट होते जा रहा है, ऐसा रोटेट होते जा रहा है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट होते जाएगा। ठीक है, ठीक। ये जब रोटेट होगा तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, राइट। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर? वो करेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम के एक्स लिखते हैं, राइट। तो हो गया ये। तो के एक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अलोंग दिस मोशन तो होगा नहीं, राइट। जैसे जैसे एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। कंप्लीट स्ट्रेचिंग के बाद वो ऐसा मोशन शुरू कर देगा अलोंग दिस डायरेक्शन। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है। के एक्स विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, के 7.5, एक्स नहीं पता, एम 0.100 ग्राम। अभी आर क्या होगा? क्या आर इसका नेचुरल लेंथ होगा? नहीं, आर इसका नेचुरल लेंथ नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटेंड हो चुका है। स्ट्रेच स्प्रिंग रोटेट हो रहा है, राइट। स्ट्रेच स्प्रिंग इज रेडियस, तो रेडियस जो है वो मेरा एल प्लस एक्स होगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर है 25, ऐसा ऐसा। तो ठीक है, तो 7.5x इज इक्वल टू 25 इंटू 0.1, 2.5 कर लेते हैं। तो 2.5L प्लस 2.5x। अब इस x को इधर लेके गया मैं, तो 5x इज इक्वल टू 2.5L, यानी x ढूंढनी है। L 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू, अच्छा ये वैसे काट दिया तो यहाँ पे 2 बचता है, राइट। तो L बाय 2, L कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 बाय 2। तो x जो है वो मेरा 0.1 मीटर आता है। तो टेंशन क्या है? ये जो kx है, इसको टेंशन इन द स्प्रिंग भी तो बोलोगे। kx, k कितना है? 7.5, और ये कितना है? 0.1, x अभी मैंने निकाला, तो 0.75 न्यूटन आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। Statement 1. A cyclist is moving on an unbanked road with speed of 7 km/h and takes a sharp circular turn along path of radius 2 meter without reducing the speed. The static friction coefficient 0.2 है. Cyclist will not slip and pass the curve. क्या ऐसा होगा? फिर सिमिलर और एक स्टेटमेंट है, और दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो निकालना है। तो देखो पहला देखते हैं। ठीक है, एक अनबैंक्ड रोड है, यानी एक फ्लैट रोड है, यहाँ पे ये साइकिलिस्ट जा रहा है,
राइट। मान लो ये उसका सेंटर ऑफ सर्कल है और ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, ठीक है ऐसा। तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा mv²/r। अब अगर ये स्लिप स्किड नहीं होना चाहिए, ये मोशन, ये डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अपने को एक फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, टुवर्ड सेंटर होता है अलोंग द रेडियस। इस केस में वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे v का mv²/r, जैसे v का वैल्यू बढ़ेगा mv²/r बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये बढ़ाते जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ा पाएगा, राइट। तो अगर उसको स्किड नहीं होना है तो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग फोर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग कितना आएगा, μn, इस केस में μmg, राइट। म्यू 0.2 लेना है, g 9.8 लेना है, m मुझे नहीं पता, ये 1.96 m हो गया fl, ठीक है fl इतना हो गया। चलो mv²/r निकालते हैं। v को मैं 7 किलोमीटर पर आवर को ये कर देता हूं, ये बन गया मेरा मीटर पर सेकंड में 35/18, ये हो गया v। v²/r क्या आएगा, mv²/r क्या आएगा, m मुझे नहीं पता, ये 35/18 का स्क्वायर और ये r2, ठीक है। 35/18 कितना आएगा, करना पड़ेगा ना, तो 18 और ये 35, 1 18 17, 180 में से 18 गए 162, 162 बचे 8, 80, 4 72, फिर से 8 बचेगा, तो ये चलता जाएगा 4, तो 1.94 आता है ये 18/35। अब 1.94 का स्क्वायर, राइट, इसको मैं बोलता हूँ 220 माइनस 0.2, 2 माइनस 20 क्यों, 2 माइनस 0.06 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 12, 0.12 का डबल 0.24 प्लस 0. इसको इग्नोर करेंगे, है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता, 36, सॉरी, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होगी वो, है ना। तो ये आ गया मेरा 3.76, ठीक है, ये v² हो गया बाय 2, 3.76/2, राइट। 380 होता तो 190 होता, 88, है ना, 18 टू द, तो 1.88 कुछ आएगा ये, है ना, तो 1.88 m, ये हो गया मेरा mv²/r। fl कितना आया था, 1.96, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है, तो स्किड नहीं करेगा, ठीक है। चलो पार्ट 2 देखते हैं। इफ रोड इज banked at 45 degree, cyclist can cross the curve of 2 meter radius with the speed of 18.5 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्लिपिंग। ये वही रोड है, तो इसका म्यू 0.2, ठीक है, ये वही रोड है अपनी पहले वाली, लेकिन इस बार उसको 45 डिग्री पे ऐसा बैंक कर दिया। ये मान लो 45 अपना थीटा है और ये है अपनी साइकिल, ठीक है। थोड़ा नीचे निकालता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाने हैं, ये है, इसको स्लिप नहीं होना है। स्लिप नहीं होने का मतलब इसे नीचे घसरना नहीं है, राइट। तो इसका अगर यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा है, राइट, यहाँ पे mg sin थीटा लगेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा इसको, ऐसा अपोज करेगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, ठीक है, ऐसे सब होगा। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, कुछ बचा, फ्रिक्शन हो गया, mg हो गया, n हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, नहीं बचा है कुछ, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर उसको स्लिप नहीं होना है, राइट, तो देखो ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ पे मैं mv² अलोंग द प्लेन लगाने वाला हूं मैं अभी मोशन, ठीक है, स्लिप नहीं होना है, अलोंग द प्लेन लगाने वाला हूं, तो mv²/r का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, mv²/r cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा होगा ना फिर, पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट।
तो अभी अलोंग दिस लाइन अगर स्लिप नहीं होना है, राइट, तो एफ प्लस लिमिटिंग वैल्यू, राइट, एम वी स्क्वायर बाय आर का कॉस थीटा, ये जो है ये एम जी साइन थीटा से बड़ा भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है, छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा हुआ तो नीचे की तरफ घसरेगा, ये होना चाहिए। एफ एल क्या होता है, म्यू एन म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस, राइट, प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। क्या ये बड़ा है, चलो क्वेश्चन मार्क करता हूं, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है एम जी साइन थीटा से। देखो 45 डिग्री है यानी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, मैं कॉमन निकाल के काट दिया, मान लो एम हर जगह पे है, कॉमन निकाल के काट दिया मान लो, तो मेरा म्यू जी प्लस वी स्क्वायर बाय आर है। क्या ये बड़ा है, होना चाहिए, लेकिन क्या ये है जी से बड़ा, ठीक है, जी तो पता है हमको 9.8, म्यू जी क्या आएगा, ठीक है, म्यू जी इज 0.2 इंटू 9.8, 1.96 म्यू जी आ गया मेरा। चलो वी स्क्वायर बाय आर निकालते हैं, वी क्या है अभी 18.5, 18.5 किलोमीटर पर आवर का ये कर दिया मैंने मीटर पर सेकंड, ये हो गया मेरा वी स्क्वायर, राइट, और ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो देखो ये तो एक से बड़ा है, 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इज 1 प्लस, सो ये 25 प्लस होगा, ये 25 प्लस कुछ तो होगा, और ये बाय 2 यानी ये 12.5 से बड़ा है ये वैल्यू, 12.5 से बड़ा है ये वैल्यू। और म्यू जी क्या है, वी स्क्वायर बाय आर 12.5 से बड़ा है, म्यू जी 1.96 है, तो ये लगभग 13-14 टाइप कुछ आ रहा है ना, और जी क्या है 9.8, तो यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये आपका 14.46 वगैरह टाइप कुछ आ रहा है, और ये 9.8 है, तो यस दिस इज ग्रेटर दैन, तो नहीं होगा स्किड, नहीं होगा स्किड, तो ये भी ट्रू है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू। चलो ये देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स whose डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वैरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी जो लिखा है, where f naught and t are constant, the force acts only for this time, the velocity of particle v after time 2t कितना रहेगा। देखो मेरे पास f है, दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, f को मैं क्या लिखूंगा, dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, राइट, तो मास बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dv by dt, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, तो f की जगह मैं dv by dt लिख देता हूँ, and that is equal to f naught m dv by dt, m रह गया था, and that is equal to f naught into 1 minus t minus t, राइट, का स्क्वायर, चलो इसको t स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, ऐसा ऐसा, अब इस dt को उधर लेके जाता हूँ, m को इधर लेके आ जाता हूँ, तो dv is equal to f naught अपॉन m इंटू, राइट, dt को दोनों को लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट, dt माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, t माइनस टी का स्क्वायर dt, ऐसे कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इसको 0 टू v, इनिशियली एट रेस्ट एंड फाइनल इज v, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2t, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऐसा। तो चलो ये तो v हो जाएगा, ये तो v हो जाएगा, और ये क्या होगा, f नॉट अपॉन m तो है, और फिर एक बार dt का और एक बार वो बचे हुए का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2t से लेके dt का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 2t t माइनस टी का होल स्क्वायर, t माइनस टी का होल स्क्वायर dt, ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो v इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन m, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t,
टी में फिर 2t रखूंगा और बाद में 0 रखूंगा, तो ये 2t बन जाएगा। और 1/t², इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, इसको सिंगल वेरिएबल ट्रीट करो तो t जैसा ट्रीट किया तो t³/3 आ जाएगा। और फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है स्क्वायर का टर्म, जिस टर्म का स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करके उसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा t-t⁻³ एज इफ इट इज अ सिंगल टर्म। और फिर अभी इस t-t का डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करता हूँ, तो t का 1 और इसका अब कुछ नहीं करना है, उसका 1 ही आता है, ठीक है ऐसा। और इसको तो 2t लगा दिया मैंने, इसको लगाना पड़ेगा 0 से 2t, लिमिट्स लगाने पड़ेंगे। तो v इज इक्वल टू F0/m, ये 2t है वैसा है, माइनस, ठीक है 1/t², बाहर निकाल लेता हूं मैं अभी इसको, और t-t, चलो 3t², 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो अभी बस t-t का क्यूब बचा है यहाँ पे। तो 2t जब यहाँ पे रखूंगा तो 2t माइनस t 1t का क्यूब, माइनस जब t में 0 रखूंगा तो माइनस t का क्यूब इज -t³, तो -t³, ऐसे कुछ तो आएगा। तो ये हो गया मेरा F0/m, और इधर है 2t माइनस 1/3t² इंटू t³ माइनस प्लस 2 टाइम्स t³, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे गया तो यहाँ पे सिर्फ एक t बचा है ना, यहाँ पे एक t बचा है, तो कैसे आएगा ये F0/m, और ये 2t माइनस 2t/3 ऐसे आएगा। तो 6 माइनस 2 4t/3, F0/m 4t/3, ऐसे कुछ तो आना चाहिए आपका ऑप्शन वेलोसिटी की वैल्यू। 4/3 F0 था आपका ऑप्शन ए, पहला वाला। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2πr is bent into circle and kept in vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire. ठीक है, when a circle is rotating with angular speed omega, ठीक है, about vertical diameter AB as shown in the figure, the bead is at rest with respect to circular ring at position P. Value of omega square क्या है, राइट? देखो जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाओगे, जैसे जैसे जोर से घूमेगा ये, तो ये बीट जो है ये ऊपर ऊपर जाते जाएगा। हमको एक पोजीशन दी है, यहाँ पे वो बीट रेस्ट में है। अब ये बीट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग दिस सर्कल, अलोंग दिस सेंटर एंड अलोंग दिस सर्कल r/2 का रेडियस के साथ। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस m, r इसका r/2 है और ओमेगा स्क्वायर इतना लगेगा। और क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, राइट? कैसे, एक टैंजेंट निकाल लेता हूँ, टैंजेंट को परपेंडिकुलर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, राइट? ये टैंजेंट है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा कर रहा है, राइट? ये एंगल थीटा है टैंजेंट इसके साथ, और ये टैंजेंट ऐसी है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ठीक है? उसका वेट आएगा mg नीचे की तरफ। mg के दो कंपोनेंट ले लेता हूं मैं, एक इधर आएगा, क्या आएगा ये, अगर ये थीटा है तो ये mg साइन थीटा, राइट? ऐसा। दूसरा mg कॉस थीटा, ये mg कॉस थीटा, ऐसे सारे फोर्सेस है। अगर ये रेस्ट पे है, इसका मतलब mg साइन थीटा को हैंडल करने वाला इधर कोई तो फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है। कौन होगा वो? इस तरफ एक ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट उसको हैंडल करेगा। तो mr/2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये थीटा है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा। दूसरे कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा कंपोनेंट निकालना होता तो अलोंग दिस निकाल लेते हैं, राइट? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइन थीटा, बट उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब मेरा जो mr/2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो है, उसकी वजह से ये बीड नीचे नहीं गिर रहा है, वो mg साइन थीटा को संभाल रहा है, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा 2g/r tan थीटा, ऐसा आएगा। अभी अपना पूरा काम है हमको थीटा निकालना है। देखो ये थीटा बोला हमने,
तो ये वर्टिकली अपोजिट थीटा हो गया, राइट। इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, यानी ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। अब tan थीटा दिस अपॉन दिस, ये मेरे को पता नहीं है दिस, लेकिन मेरे को ये पता है r/2 है, और ये वाली तो रेडियस है r, तो साइन थीटा निकाल के देखता हूं मैं। साइन थीटा जो है वो आएगा r/2 अपॉन r, तो साइन थीटा जो है वो है हाफ, मेरे को थीटा मिल गया 30 डिग्री, है कि नहीं। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 यानी tan थीटा अपना वो होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30 1/√3। तो मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा 2g/r इंटू tan थीटा यानी 1/√3 यानी 2g अपॉन r√3 आपका ये वाला ऑप्शन।